आज हम शासन यानी गवर्नेंस और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी सवालों पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन भारी भरकम शब्दों को बहुत आसान रोज़मर्रा के उदाहरणों से समझाते हैं। और मुझे लगता है हमारा मकसद यही समझना है कि आखिर हमें सरकार की जरूरत ही क्यों है। हाँ, और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और इसमें एक नागरिक के तौर पर हम कहाँ फिट होते हैं। बिल्कुल। अक्सर ये बातें हमें बहुत दूर की और जटिल लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ी हैं। तो चलिए एक सीधी सी तस्वीर से शुरू करते हैं। सोचिए एक शहर का चौराहा है। ठीक है। अगर वहां कोई ट्रैफिक लाइट ना हो, कोई नियम ना हो, कोई पुलिस वाला ना हो, तो क्या होगा? अराजकता, पूरी तरह से कियोस। हाँ, स्रोत में ऐसी ही एक तस्वीर है। पूरी तरह से अराजकता, गाड़ियां एक दूसरे में फंसी हुई हैं, कोई कहीं से भी निकल रहा है और सब कुछ ठप पड़ा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक तस्वीर है जहां सब कुछ व्यवस्थित है, गाड़ियां अपनी लेन में हैं, लोग जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, नियम। जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो एक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ साझा नियम बनाने पड़ते हैं ताकि टकराव ना हो। इसी व्यवस्था बनाने और चलाने की प्रक्रिया को शासन या गवर्नेंस कहते हैं। और जो संस्था इन नियमों को बनाती है और लागू करवाती है वही सरकार है। हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम बनाना, उन्हें लागू करना और ये देखना कि सब उनका पालन करें, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा। और इसीलिए सरकार के काम को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, और स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा और आज के जमाने का उदाहरण दिया गया है, साइबर क्राइम का। बिल्कुल। हाँ, ये दिलचस्प है। आज से कुछ दशक पहले तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई घर बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर किसी के बैंक खाते से पैसे चुरा सकता है। सही बात है। जैसे जैसे समाज बदलता है, नई तकनीक आती है, वैसे वैसे नई समस्याएं भी आती हैं। और इन नई समस्याओं के लिए नए कानूनों की जरूरत पड़ती है। हाँ, और यहीं पर सरकार का पहला अंग यानी विधायिका काम में आता है। लेजिस्लेचर। हमारे देश में हम इसे संसद या विधानसभा कहते हैं। यानी हमारे चुने हुए नेता, सांसद और विधायक, इनका काम है समाज की जरूरतों को समझना और उसके हिसाब से कानून बनाना। जैसे जब साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या बन गया तो उन्होंने इससे निपटने के लिए आईटी एक्ट जैसे कानून बनाए। बिल्कुल। तो विधायिका का काम है कानून बनाना और जरूरत पड़ने पर पुराने कानूनों को बदलना भी। हाँ, या उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना भी इन्हीं के हाथ में है। लेकिन सिर्फ कागज पर कानून बना देना तो मतलब आधा ही काम हुआ। सही बात है। असल चुनौती तो उसे जमीन पर उतारने की होती है। बिल्कुल। और यहीं पर सरकार का दूसरा अंग आता है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। हाँ, इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और पूरी सरकारी मशीनरी जैसे पुलिस, आईएएस अफसर सब शामिल हैं। तो इनका काम है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। एकदम सही। साइबर क्राइम के मामले में एक खास पुलिस यूनिट यानी साइबर सेल इन कानूनों को लागू करती है। अच्छा। वो अपराधियों की जांच करती है, उन्हें पकड़ती है। ये वो लोग हैं जो असल में एक्शन लेते हैं। तो कानून बन गया, उसे लागू करने वाली एजेंसी ने अपराधी को पकड़ भी लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, न्यायपालिका, जुडिशरी। हमारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतें। जब पुलिस किसी को पकड़कर अदालत में पेश करती है तो जज ये तय करते हैं कि क्या उस व्यक्ति ने सच में कानून तोड़ा है, सबूतों और गवाहों के आधार पर। हाँ, और उसी के आधार पर फैसला होता है कि वो दोषी है या निर्दोष। और अगर दोषी है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, ये भी अदालत ही तय करती है। लेकिन स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सुनने में ये सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है, एक तरह का सेफ्टी नेट। लेकिन क्या स्रोत में इस बात का भी जिक्र है कि असल दुनिया में ये कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल, और यही इस व्यवस्था की खूबसूरती और चुनौती दोनों है। अच्छा। ये टकराव असल में इस बात का संकेत है कि सिस्टम काम कर रहा है। मतलब टकराव होना बुरी बात नहीं है। नहीं, न्यायपालिका सिर्फ अपराधियों को सजा नहीं देती, वो ये भी देखती है कि कहीं कार्यपालिका यानी सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। वो विधायिका यानी संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की भी समीक्षा कर सकती है कि कहीं वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। वाह, तो ये एक दूसरे पर नजर रखने जैसा है ताकि कोई एक हिस्सा तानाशाह न बन जाए। बिल्कुल। ये तो कमाल का डिजाइन है। इसका मतलब ये टकराव एक तरह का चेक इन बैलेंस है। बिल्कुल,
ये संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई स्थायी स्थिति नहीं। तीनों अंग स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं। इसी से लोकतंत्र की नींव मजबूत रहती है। तो ये हो गए सरकार के 3 अंग। लेकिन भारत इतना बड़ा और विविध देश है कि सिर्फ दिल्ली में बैठकर पूरे देश को चलाना नामुमकिन है। मुझे लगता है काम को अलग अलग स्तरों पर भी बांटा गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत में इसे समझाने के लिए बाढ़ का उदाहरण दिया गया है, जो हमारे देश में एक बहुत ही आम आपदा है। अच्छा, चलिए इसे साथ मिलकर समझते हैं। मान लीजिए किसी एक जिले के कुछ गांव में बहुत भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। तो जाहिर है सबसे पहले तो गांव के लोग और लोकल प्रशासन ही मदद के लिए दौड़ेंगे। हाँ, यानी हमारी स्थायी सरकार, लोकल गवर्नमेंट। बिल्कुल, गांव में पंचायत और शहर में नगर निगम, यह सरकार का वो स्तर है जो हमारे सबसे करीब है। लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। उनके पास संसाधन और अधिकार सीमित होते हैं। सही बात है। अब सोचिए कि बाढ़ और फैल गई और उस राज्य के कई जिले उसकी चपेट में आ गए। तब मामला पंचायत के हाथ से निकल जाएगा। तब राज्य की राजधानी से मदद भेजनी होगी। यहीं पर राज्य सरकार की मशीनरी काम में आती है। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या SDRF। मुख्यमंत्री हालात का जायजा लेते हैं और बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू होता है। और अगर भगवान न करे स्थिति राष्ट्रीय आपदा बन जाए, जैसा हमने उत्तराखंड या केरल में देखा है, हाँ, जब बाढ़ विनाशकारी रूप ले लेती है और शायद एक से ज्यादा राज्यों को प्रभावित करती है, तब तो मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाता है। हाँ, तब केंद्र या संघ सरकार मैदान में उतरती है। सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट वो सेना और एयरफोर्स को भी लगा देती है। राष्ट्रीय आपदा राहत बल NDRF को भेजा जाता है। मतलब जैसी समस्या वैसा सरकार का स्तर। यही इस व्यवस्था का सार है। स्रोत में एक तालिका भी है जो बताती है कि कौन से काम किस सरकार के जिम्मे हैं। हाँ, मैंने देखी। जैसे देश की रक्षा, विदेश नीति, रेलवे या करेंसी छापना, ये सब बड़े मामले केंद्र सरकार के पास हैं। और पुलिस, खेती-बाड़ी, स्वास्थ्य जैसी चीजें जो सीधे तौर पर राज्य के लोगों से जुड़ी हैं, वो राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अच्छा, हाँ, हालांकि शिक्षा जैसे कुछ विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है कि इतने बड़े देश का शासन ठीक से चल सके। हाँ, लेकिन इसमें भी कभी-कभी केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान होती रहती है, जो कि एक संघीय ढांचे का स्वाभाविक हिस्सा है शायद। बिल्कुल। तो हमने सरकार के 3 अंगों और 3 स्तरों को समझ लिया। एक कमाल की मशीनरी है, लेकिन इस पूरी मशीनरी को चलाने वाला ईंधन क्या है? वो कौन सी विचारधारा है जो इस पूरे ढांचे को एक साथ जोड़े रखती है? लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। यह शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, डेमोस यानी लोग और क्रेटोस यानी शासन। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां असली ताकत लोगों के हाथ में हो। हाँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत के लगभग 97 करोड़ मतदाता, जैसा कि स्रोत में 2024 का आंकड़ा है, एक साथ बैठकर देश के लिए फैसले कैसे ले सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसीलिए स्रोत में प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात की गई है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हाँ, और इसका उदाहरण भी बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक स्कूल की क्लास को प्रिंसिपल से कोई बात कहनी है। मान लीजिए कि लाइब्रेरी में और किताबें चाहिए, तो क्या पूरी की पूरी 50 बच्चों की क्लास प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाएगी? नहीं, इससे तो वहां हंगामा मच जाएगा। हाँ। आमतौर पर क्लास अपना एक मॉनिटर या प्रतिनिधि चुनती है। सही है। वो एक व्यक्ति पूरी क्लास की तरफ से जाकर प्रिंसिपल से बात करता है, उनकी मांग रखता है। ठीक, यही काम हम हर 5 साल में करते हैं। चुनावों में? हाँ, चुनावों में हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक और सांसद, MLA और MP। और ये लोग फिर विधानसभा या संसद में जाके हमारी आवाज बनते हैं। वे हमारी समस्याओं पर बहस करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। और अगर किसी मुद्दे पर उनके बीच असहमति हो तो वे चर्चा और तर्क वितर्क के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। और अगर वे हमारा काम ठीक से नहीं करते तो अगले चुनाव में हमारे पास उन्हें बदलने की ताकत होती है। यही प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। स्रोत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी जिक्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका उदाहरण भी क्लासरूम से ही है। मान लीजिए क्लास को पिकनिक पर जाना है और 2 जगहों के बीच फैसला करना है, चिड़ियाघर या म्यूजियम। इस स्थिति में टीचर शायद पूरी क्लास से वोटिंग करा लें, हाथ उठवाकर। हाँ, कितने लोग चिड़ियाघर जाना चाहते हैं, हाथ उठाएं, और कितने म्यूजियम। जिस विकल्प को ज्यादा वोट मिलेंगे वही फैसला मान लिया जाएगा। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है।
जहां हर व्यक्ति ने फैसले में सीधे तौर पर हिस्सा लिया। अच्छा। स्विट्जरलैंड जैसे कुछ छोटे देशों में आज भी कुछ मामलों में ऐसा होता है। और एक और शब्द है, आधारभूत या धरातलीय लोकतंत्र। ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी। ये क्या है? ये लोकतंत्र की नींव है। इसका मतलब है कि असली लोकतंत्र सिर्फ संसद या विधानसभाओं में नहीं होता, बल्कि हमारे गांव की ग्राम सभाओं और शहरों की मोहल्ला समितियों में होता है। मतलब एकदम लोकल लेवल पर? बिल्कुल। इसका मकसद है ये सुनिश्चित करना कि आम लोगों को उन फैसलों में शामिल किया जाए जो सीधे उनकी जिंदगी पर असर डालते हैं। जैसे उनके मोहल्ले की सड़क कब बनेगी या उनके गांव के स्कूल में क्या सुधार होंगे। बिल्कुल भाई। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो ये कमाल की मशीनरी की तरह है। छोटे से गांव की पंचायत से लेकर संसद तक और एक छोटे नियम से लेकर संविधान तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ताकि देश चल सके। और इस पूरी मशीनरी के पीछे सिर्फ नियम कानून नहीं है, बल्कि कुछ गहरे नैतिक मूल्य भी हैं। अच्छा। हाँ, स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। हमारे संस्थानों के आदर्श वाक्य, जैसे भारत सरकार का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। और सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म यानी कर्तव्य और न्याय है वहीं विजय है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे शासन की नींव में सत्य और न्याय जैसे गहरे सांस्कृतिक मूल्य हैं। मतलब ये सिर्फ एक सूखा कानूनी ढांचा नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक नैतिक और दार्शनिक सोच भी है जो इसे दिशा देती है। यह वाकई गहरा विचार है। कानूनों से भी परे कुछ मूल्य हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। तो आज की चर्चा खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र है। हम सब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का पद काफी हद तक एक औपचारिक प्रमुख का होता है। सेरेमोनियल हेड। असली कार्यकारी शक्ति तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। बिल्कुल। उनकी भूमिका सांकेतिक ज्यादा होती है। वो देश के प्रथम नागरिक और संविधान के संरक्षक होते हैं। सही बात। फिर भी डॉक्टर कलाम ने लाखों लोगों, खासकर युवाओं को प्रेरित किया। इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल लोगों में विज्ञान और सपनों के प्रति एक नई उम्मीद जगाने के लिए किया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। कानूनों और औपचारिक संरचनाओं से परे एक लोकतंत्र को असल में सफल बनाने में व्यक्तिगत नेतृत्व, चरित्र और प्रेरणा की क्या भूमिका है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या नियम और व्यवस्थाएं ही काफी हैं, या हमें ऐसे नेताओं की भी जरूरत है जो लोगों को बड़े सपने देखने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकें?